चलो शुरू करें। अच्छा, उससे पहले कोई क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में कुछ कराया था उससे रिलेटेड दिमाग में कुछ आया हो? वैसे लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने अकाउंटिंग का, जो सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग है, इंटर है, फाइनल है, उसका सिलेबस चेंज करा है। अभी और भी चेंज होना है, लेकिन अभी जो चेंज करा है वो क्यों चेंज करा है वो मैंने आपको रीज़न दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे सीपीए है अमेरिका का, यूके का, आईसी ए ईडब्ल्यू है, इंग्लैंड एंड वेल्स करके है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या मैं कहूँ अकाउंटिंग बॉडीज़ है, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत और भी देखेंगे, तो उनके जो सिलेबस है उनको कॉप अप करने के लिए कि भी हमारा जो अकाउंटिंग है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया का जो चार्टर्ड है, जब वो सीए क्लियर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो जो इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटेंट है उनके साथ compete कर पाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि भाई इंडिया के अंदर वो सीए कंप्लीट करता था, उसके बाद अगर उसको फॉरेन जाके काम करना है तो वहां के लॉज और वहां की अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती थी। पढ़नी तो अभी भी पड़ेगी, लेकिन अब कोर्स ऐसा बना दिया गया है कि आपको उसके अंदर 50-60% कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो पर्टिकुलर कंट्री का अलग होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो यानी हमारे इंस्टीट्यूट क्या चाहता है? हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि भाई यहाँ से सीए क्लियर करने के बाद आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाके काम कर सको, इसलिए उन्होंने अपना जो मॉड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बेटर कर लिया है। ठीक है, चलो, तो आज अकाउंटिंग में हम ज़्यादा लिखने वाला काम नहीं करेंगे। मुझे पता आप अकाउंटिंग में हर कोई ये सोचता है चलो पेन पेपर निकाल लो, क्वेश्चन करने बैठेंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। वैसे आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे अकाउंटिंग की। क्योंकि देखो क्या है कि आपने अभी तक अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी है कि भाई क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सबसे पहले जब मैंने भी अकाउंटिंग पढ़ी थी तो सबसे पहले जनरल एंट्री जब सिखा रहे थे तो मैंने भी जनरल की स्पेलिंग जी से लिखी थी। और किस किसने जी से लिखी थी? क्योंकि उस टाइम पता नहीं था ना कि जनरल की स्पेलिंग जे से होती है। पता था किसी को? नहीं पता ना, सबने क्या लिख दिया जर्नल। फिर बाद में टीचर ने लिखा जर्नल, हमने कहा इसने गलत लिख दिया। हुआ नहीं हुआ? किसने बताया सर ये तो गलत है, जनरल की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने? नहीं बताया? मैंने बोला था अपने टीचर को। वो खैर मेरे से बहुत परेशान भी रहता था। चलो, आप जरा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि भैया हमारे पास अकाउंटिंग है ही क्यों, हम क्यों अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? कभी दिमाग में आया कि भाई हमारे पास अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ही क्यों है? बस कॉमर्स ले ली उसमें था। अच्छा, सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं ना? बाकी सब तो हैं, आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड के। तो कॉमर्स में था, और कॉमर्स में सबसे ज्यादा डरावना भी अकाउंट से लगता था, इतनी मोटी किताब होती थी। और ट्वेल्थ में तो वैसे ही सीबीएसई में 3 किताब हो जाती थी। ठीक है, 3 है 2 है? 3 हो गए ना? 2 किताब है। सीबीएसई में 3 है, 3 किताबें हैं। और 11th में एक ही होती थी। और इतनी मोटी किताब पहली बार देख के लगता था कितनी मोटी किताब है। और मजा भी आता था दिखाने में, देखो हम इतनी मोटी किताब लेके जा रहे हैं, बच्चे को दिखाते हैं। आता जाता कुछ नहीं था उसमें, लेकिन वो दिखाते थे देखो कितनी मोटी किताब है। पर ये नहीं पता था कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है अकाउंटिंग, क्यों पढ़ी है हमने। और सबसे ज्यादा डर भी आपको अकाउंट्स में लगता था, और सबसे ज्यादा टाइम भी अकाउंट्स पे देते थे आप। बाकी सब्जेक्ट तो आपके चलो हो जाएंगे जैसे तैसे। वैसे मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कभी सोचा है? सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? अभी तक तो आपको अकाउंट्स लगता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वैसे आपका इकोनॉमिक्स है, जो आप सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हो उसको, है ना? इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है बेचारे को जिस पे हमें दया नहीं आती, और वो ऐसे ही पढ़ा रहता है बेचारा। ऐसे ही होता है ना? पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वही है। वो क्यों है वो आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है। तो चलो क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाई वी हैव सब्जेक्ट कॉल अकाउंटिंग, हमारे पास अकाउंटिंग है ही क्यों? ठीक है, आओ जरा देखते हैं। पहले चलते हैं पिछले जमाने में, मतलब बहुत पहले, जब हम क्या हुआ करते थे, प्रिमिटिव्स। ठीक है, गुफाओं में रहते थे। तब क्या देखा, सुना कभी कोई गुफा मानव अकाउंटिंग कर रहा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग? ऐसा नहीं होता था। तो हुआ क्या कि भाई जब हम पहले प्रिमिटिव्स थे यानी अर्ली मैन थे, हालांकि प्रिमिटिव्स तो अर्ली मैन से भी पहले होते थे। ठीक है, हमें उस चीज में नहीं जाना, प्रिमिटिव्स तो बहुत पहले हुआ करते थे, 3,70,000 करोड़ साल पहले की बात है, पर हम उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, आज मैं बता दूं कंफ्यूजन के लिए, प्रिमिटिव्स अलग होते हैं, अर्ली मैन अलग था, होमोसेपियन अलग थे, एप्स अलग थे। अभी तक आपको लगता है सारे एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते, हालांकि सारे वो थे चाचा ताऊ भाई बहन ही थे आपस में। ठीक है, लेकिन एज पर साइंस सब अलग अलग हो गए, हम अलग होकर होमोसेपियन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो जब हम प्रिमिटिव्स थे, गुफाओं में रहते थे, तब हमें अकाउंटिंग नहीं आती थी, तब अकाउंट्स का नामो निशान ही नहीं था। तो होता क्या था उस टाइम पे? उस टाइम हमारे पास ना तो नाखून थे, ना हमारे पास ठंड से बचने के लिए कोई, जैसे बाकी जानवरों में होती है खाल होती है, ना हमारे सींग थे। तो
इंसान जो था उस टाइम पे वो सबसे आसान क्या था? प्रे था। प्रे मतलब शिकार। सबसे आसान शिकार कौन सा था? इंसान था। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंसान ने क्या करा? हमने ग्रुप्स में रहना शुरू करा। हमने क्या फॉर्म करी? सोसाइटी फॉर्म करी। अच्छा, अभी तक लोग ये तो नहीं लग रहा कि सर ये कौन सी हिस्ट्री की क्लास में चले गए, अकाउंट्स पढ़ने आए थे? ठीक है, अभी आएंगे उस पर। चलो, तो क्या हुआ भाई, हम बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं थे, या मैं कहूँ हमारे पास प्रकृति ने, नेचर ने हमें वो सब चीजें नहीं दी थी जिससे हम शिकार से बच पाए। तो हमने ग्रुप्स फॉर्म करने शुरू करे और ग्रुप्स में रहना शुरू करा। और ग्रुप्स में रहने के साथ साथ हमने क्या डेवलप करना शुरू करा? हमने सोसाइटी बनानी शुरू करी। और सोसाइटी बनने के बाद हमने क्या शुरू करा? हमने सोचना शुरू करा। क्योंकि इंसान की सबसे अच्छी खासियत ही क्या है? कि वो सोच सकता है। बाकी जानवर सोच सकते हैं पर इतना नहीं सोच सकते। आप किसी को अगर ट्रेन करोगे, किसी भी जानवर को, तो वो कुछ लिमिटेड कमांड्स ही आपके लर्न कर पाएगा। जैसे डॉग होते हैं, आप उनको लिमिटेड कमांड्स ही दे सकते हैं। ठीक है, आप उसको ये नहीं बोलते कि ये मेरा अकाउंट्स का होमवर्क है, ये कर दिया थोड़ा जरा। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते उसको। हाँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, क्या कहते हैं, उनके डॉग्स के अंदर भी इतना उनको सिखा दिया गया है कि जैसे आपने देखा होगा, शायद पता होगा, यूके, यूएस या डेवलप कंट्रीज है, उसके अंदर जो डिसेबल पर्सन होता है, जैसे जिनको दिखाई नहीं देता या हैंडीकैप जो होते हैं, उनके लिए एक अलग से डॉग रखा जाता है जो उनकी हेल्प करता है। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी धो देता है वो। सुना है? मतलब कपड़े वैसे नहीं धोता कि वो जा रहा है पाउडर निकाल रहा है मतलब उसमें डालता है कपड़े वॉशिंग मशीन में, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, बटन दबाता है, कपड़े धुल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे तो नहीं सोच रहे थे कुत्ता आएगा, कपड़े निकालेगा, फिर उसमें साबुन लगा के धो रहा है ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो भाई हम बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे, हमने सोसाइटी में रहना शुरू करा। सोसाइटी में रहने की वजह से हमने क्या करना शुरू करा? सोचना शुरू करा। क्योंकि सारी चीजों का जो इजाद है ना, कुछ भी जो आप पढ़ रहे हो, साइंस वाइंस जो भी पढ़ रहे हो, जो भी है, वो किस लिए है? क्योंकि हमने सोचना शुरू करा। क्योंकि अगर हम सोचते नहीं तो हम कभी इतना आगे बढ़ते नहीं। तो हुआ क्या, जब हम सोसाइटी में रहना हमने शुरू करा, तो हमने फिर क्या करना शुरू करा? हमने फार्मिंग करना शुरू करी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे। उससे पहले हम क्या करते थे? उससे पहले जो इंसान था वो क्या था? वो खाना बदोश था, यहाँ से वहां जाता था। और पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री की क्लास में, कंदमूल खा के जिंदा रहता था वो। ऐसा था ना, एक क्वेश्चन भी आता था कि क्या खाता था वो। याद है? नहीं याद? याद है किसी को? किसी को याद नहीं? चलो छोड़ो। तो हमने क्या शुरू करा? हमने खेती करना शुरू करा। ये बहुत बड़ा एवोल्यूशन था हमारे लिए। अब खेती करने के बाद क्या हुआ भाई? हमारे पास हम प्रोड्यूस करने लग गए बहुत सारी चीजें। यानी जितना हमें चाहिए था हम उससे ज्यादा बनाने लग गए। अब हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए था। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए था। जैसे कि अगर बात करो कि कोई मछली पालन कर रहा है, फिश पकड़ रहा है, तो उसको गेहूं चाहिए था। जिसके पास गेहूं उसको राइस चाहिए था। जिसके पास राइस है उसको कॉटन चाहिए था। तो ऐसा सिस्टम बना कि भाई इसके बदले ये दे देंगे, इसके बदले ये दे देंगे, जिसको हमने क्या कहा? बार्टर सिस्टम। आई थिंक ये तो पता होगा। आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता है नहीं चलता? चलता है। आप सोचोगे कहाँ चलता है? इंडियन गवर्नमेंट करती है। हैं? किससे? नहीं, वो तो सिक्योरिटी होगी। देखो, बार्टर एक्सचेंज में मैंने तुम्हारी चीज ले ली, तुमने मेरी चीज ले ली यूज करने के लिए, वो अलग है। वो तो हम सिक्योरिटी रखवा रहे हैं, सिक्योरिटी अलग चीज है। बार्टर सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने करा है, कई बार करा है, अभी भी करती है। रशिया को देती है, कहती है हमसे क्या कहते हैं, गेहूं ले लो, क्योंकि रशिया में वॉर चल रही है। ठीक है। अमेरिका ने बैन कर दिया स्विफ्ट कोड से उसको, पता है? सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पे। ये तो पता है ना, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। ये भी नहीं पता? हम कोई नई दुनिया में रहते हैं, मल्टीवर्स में हम हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वे यूक्रेन पे अमेरिका ने बहुत सारे बैन लगा दिए। तभी मैं कह रहा था पढ़ा करो, क्योंकि नॉलेज, मैंने उस दिन बताया था कि नॉलेज से कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब क्या हुआ भाई? अब पैसे का लेन देन बंद हो गया, क्योंकि डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्विफ्ट कोड बैन हो गया। स्विफ्ट कोड क्या होता है? घर पे पढ़ के आना। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, स्विफ्ट कोड एक बार पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। अब क्या हुआ भाई? पैसे का लेन देन खत्म हो गया। तो इंडिया ने क्या कहा? भाई हमें आपसे क्या चाहिए? क्रूड ऑयल चाहिए, क्योंकि सबसे सस्ता दे रहा था वो, और उसके बदले उसको राशन चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई में है। लड़ाई में सबसे कम राशन हो जाता है, यानी कि गेहूं, आटा, दाल, चावल कम हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, पैसे के लेन देन छोड़ो, हमें तेल दे दो और उनसे बदले गेहूं ले लो, व्हीट ले लो। तो बार्टर सिस्टम वहां भी चला। तो ये मैं समझना, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया है। बार्टर सिस्टम आज भी चलता है, और बार्टर सिस्टम बहुत जगह, सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, छोटी चीजों में चलता है। जैसे आप भी कई बार करते हो बार्टर सिस्टम, कि भाई मुझे ये वाली कॉपी दे दे और तुम मेरे से ये वाली कॉपी ले ले, वही बार्टर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। अच्छा, तो बार्टर सिस्टम हमने चालू करा। उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास
मार्केट्स बननी शुरू हुई बार्टर सिस्टम के बाद कि भाई व्हेन वी गॉट सिविलाइज एंड व्हेन वी वर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन व्हाट वी नीड, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हम बनाने लग गए। तो अब मुझे क्या है कि भी मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, मैं ये दे के दूसरी चीज़ ले लूंगा। तो यानी हमने क्या करा, मार्केट फॉर्म करनी शुरू करी। वी टेंड टू एक्सचेंज थिंग्स बार्टर एंड ड्यू टू दिस क्या किसका जन्म हुआ, इकोनॉमी का। किसका जन्म हुआ, इकोनॉमी का। यानी सबसे पहले क्या आया, ना आपकी अकाउंट्स आई ना आपका बिजनेस आया, सबसे पहले क्या आया, इकोनॉमिक्स आई। ठीक है, इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन। चल आगे। और फिर क्या हुआ, जब बार्टर सिस्टम में हमें प्रॉब्लम्स आई तो हमने क्या बनाया, पैसा बनाना शुरू करा, मनी बनाया। ठीक है, मनी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आजकल तो मनी आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। ठीक है, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो ना आप, इसके टाइम पे थोड़ा ना मनी आप नोट देते हो या कॉइन्स देते हो, अब तो वो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। तो देन ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम वी क्रिएटेड मनी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो, अगर यहाँ पे आवाज आएगी तो मैं चला के दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको पता ये चलेगा कि पिछले ज़माने में हम कैसे काम करते थे। वैसे तो आपने शायद देखा होगा। जीबू बेल का कंकाल अपने डेरे के लिए पूरी तू जगह ढूंढ लो, वरना खड़े के खड़े रह जाओ। चलो रे चलो चलो। देखा कितने, बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण। परदेसी व्यापारी कहाँ है? वो ऊंची टोपी वाले दिलमून से है, यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कनवासी है वो। इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं, और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुँचते पहुँचते। 20 सूरज? दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? ये वाली बात समझ आई इसकी, जो उसने कहा दरिया के बाद इनके जहाज गिर नहीं आते हैं। हाँ, ये फ्लैट अर्थ थ्योरी दे रहा है कि लोगों को लगता था, आज भी कई लोग मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती है। लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका? घोड़ा। घोड़ा। एक पैर बीत गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ आया, एक पहर बीत गया। पहले टाइम जो था, घड़ी तो थी नहीं हमारे पास, तो टाइम को नापने के लिए हमने इस तरीके से, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कैंडल का तरीका था, बाल्टी भरने का तरीका था, इससे हम पहर में टाइम को, पूरे दिन को पहर में बांटते थे। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुनी। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमली गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में, इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे हैं वो ले ले। बताओ समझ आया कुछ? क्या चल रहा था यहाँ पे? बार्टर सिस्टम पहले ऐसे ही होता था। और अगर आपको पता हो कि इंडिया के अंदर जो है एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता था, पता है, इंडिया से ही पूरे वर्ल्ड का 60% एक्सपोर्ट हुआ करता था पहले। आज के टाइम पे क्या है, हम एक्सपोर्ट डेफिशिएट में है। एक्सपोर्ट डेफिशिएट पता है क्या होता है? क्या होता है एक्सपोर्ट डेफिशिएट? एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। और कोई भी कंट्री
कब डेवलप होती है? जब उसके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब ही क्या है कि भाई आप इतना बना रहे हो, इतना प्रोड्यूस कर रहे हो कि आपने अपने लिए तो पूरा रख लिया, अब इतना बचा हुआ है कि आप आगे बाहर दुनिया को दोगे, जिससे आप क्या लेकर आओगे? फॉरेन करेंसी लेकर आओगे। बताओ समझ आया? तो पहले वर्ल्ड का 60% एक्सपोर्ट इंडिया से होता था। वर्ल्ड का 60% एक्सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इंडिया के अंदर हर किसी के पास सोना, चांदी और ये सारी चीजें रहती थी, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लोग, जैसे अभी यहाँ देखा, वो अलग अलग देश के लोग दिखा रहा था, कोई इजिप्ट से आया है, कोई मंगोलिया से आया है, कोई एंटार्क्टिका की साइड से आया, मतलब वो सारे जो लोग थे वो इंडिया में आके सामान खरीदते थे। इंडिया में सामान क्यों खरीदते थे वो? क्योंकि इंडिया के अंदर हाई लेवल ऑफ क्वालिटी दी जाती थी हर चीज की। आज के टाइम पे भी हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में इंडिया सबसे आगे है। पता है, जो टाइटैनिक में आपने वो देखा था, जो वो होता है उसका, वो क्या कहते हैं, वो उसका वो जो हीरा होता है, वो भी इंडिया से बन के गया था। पता है किसी को? वो स्पेशली इंडिया से बन के गया था, जयपुर से। ज्वेल जो था उसका, पता है किसी को? नहीं पता? नहीं पता? चलो, वो इंडिया से बना था। क्यों? क्योंकि उनको पता है इंडिया में परफेक्शनिस्ट है इन सब चीजों के, और इंडिया इसी चीज के लिए फेमस है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद बहुत सारी चीजें पीछे छूट गए, वो मैं बताऊंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उससे हुआ क्या कि जब हमने डेवलप करना शुरू करा तो हमारे पास क्या आया? इकोनॉमी आई। इकोनॉमी आई हमारे पास। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जब हमने ट्रेडिंग करना शुरू करा, गुड्स एंड सर्विसेज का, कुछ लेते थे कुछ देते थे, कॉइन्स का इस्तेमाल करना शुरू करा। इसे बताओ समझ आया या नहीं आया? तो विद द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, अदर सब्जेक्ट्स आल्सो गॉट डेवलप फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि उसके साथ साथ क्या आया? अकाउंटिंग आया। क्योंकि क्या हुआ, जब इकोनॉमी के अंदर हमने लेन देन शुरू करा, ट्रेडिंग शुरू करी, तो हमें उसको नोट डाउन भी करना था। अकाउंटिंग यही होता है आपका सिंपल। देखो, अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखोगे या सिंपल टर्म्स में अभी तक आपने जो देखा होगा, अकाउंटिंग मतलब ये होता है, आपके पास एक डेटा होता है, उस डेटा को आपको कन्वर्ट करना होता है एक फॉर्म के अंदर, एक तरीके से, जिसको हम जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट से कहते हैं। होता तो वो एक नॉर्मल डेटा ही है। जैसे एंट्री क्या होती है? सिंपल, राम परचेज गुड्स विद कैश, या राम सोल्ड गुड्स, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज विदड्रॉन। ऐसी एंट्रीज होती है सिंपल साफ सी। उन एंट्रीज को आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर तरीके से एक डेटा में कन्वर्ट करते हो। ऐसे ही होता है। तो यानी कि हमने लिखना शुरू करा, अकाउंटिंग आई। उसके साथ साथ क्या आया? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसे को संभालना। क्योंकि देखो, जब हमने मनी बनाना शुरू करा, तो मनी का सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि आप मनी को स्टोर कर सकते थे। अगर बार्टर सिस्टम होता तो बार्टर सिस्टम में आप स्टोर नहीं कर सकते। समझ आया? नहीं समझ आया? अच्छा, हाँ कर देता हूँ। क्या मतलब, क्या है, मैं क्या बोला मैंने? हाँ बिल्कुल, आप ज्यादा टाइम तक उसको स्टोर नहीं कर सकते। इसी रीजन से बार्टर सिस्टम में कभी कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी कोई रिच नहीं बनेगा बार्टर सिस्टम में। खुद सोचो, अमीर कौन है? जिसके पास ज्यादा पैसा है। पैसा कैसे है? जब वो बेचता है और उसके पास पैसे आते हैं, और उस पैसे को वो इकट्ठा करके अपनी क्या क्रिएट करता है? वेल्थ क्रिएट करता है। समझ आया नहीं आया? तो बार्टर सिस्टम में आप वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकते। आपने गेहूं के बदले चावल लिया, कितने दिन रखोगे उसको? खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये नहीं आ रहा? तो इसकी वजह से हमारे पास जब पैसा आया, पैसे आने की वजह से हमारे पास स्टोरेज बढ़ी, और स्टोरेज बढ़ने की वजह से हमारे पास वेल्थ बढ़ा, और वेल्थ के साथ साथ हमारे पास अकाउंटिंग आई, अकाउंटिंग के साथ फाइनेंस आया। फाइनेंस का मतलब पैसे का लेन देन को ध्यान रखना, कितना आया कितना गया। ठीक है, अब आप सोचोगे ये तो अकाउंटिंग में भी करते हैं। अकाउंटिंग में अलग तरीके से करते हैं, और जो फाइनेंस है उसमें अलग तरीके से करते हैं। जैसे आपने टीवीएम पढ़ा होगा लास्ट टू लास्ट क्लास में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था मैथ के अंदर। गीताक्षी मैम ने करा होगा, है? क्या कराया था? टीवीएम नहीं कराया था? अच्छा, ऐसा ही कराया था। कोई नहीं, उसमें पढ़ोगे तो वो भी फाइनेंस के पार्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें मेनली ये है कि पैसा कैसे चलता है, जैसे इकोनॉमी के अंदर पैसा घूमता कैसे है। जैसे आपने कहीं सुना होगा कि आप, अगर आप कोई कंट्री में जाते हो, जैसे कि सोमालिया एक कंट्री है, वहां पे जाके अगर आप चाय पीते हो तो वहां पे 1 लाख रुपए लग जाते हैं चाय पीने के, कॉफी पीने के। सुना है? सुना है किसी ने? नहीं सुना? और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी, जहां पे अगर आप जाते हो, कुछ भी छोटा सामान खरीदते हो, 1 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं। पता है ऐसा क्यों हो जाता है? वहां पे इतना महंगा क्यों है? हुँ? नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट होकर आती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। यही तो सीखना है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका रीजन है नोट्स की प्रिंटिंग करना। जब हम, आपने कभी सोचा होगा कि यार हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है,
तो गवर्नमेंट नोट क्यों नहीं छाप लेती? वो तो हमारे हाथ में ही है। नोट कौन छापता है? आरबीआई। आरबीआई के पास पावर है नोट छापने की। प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं है नोट छापने की, पता है? ना प्रेसिडेंट के पास है। पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। और आरबीआई का चीफ कौन होता है? गवर्नर, जिसके साइन होते हैं ना नोट पे। मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा अदा करता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, लिखा होता है। नहीं पढ़ा कभी नोट पे? या सीधा लिया, दो मम्मी पैसे दो, जेब में डाल दिए। तो वो फाइनेंस का पार्ट है। हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंस को बहुत संभाला जाता है। जब बहुत ज्यादा नोट हम छाप देंगे ना तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, आपको इनकी डिटेल समझ आएगा। क्योंकि देखो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक आम आदमी होता है और एक आदमी होता है जिसको पर्दे के पीछे की पिक्चर पता चलती है हो क्या रहा है। जब आप इस कोर्स में आगे जाओगे ना, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा, अच्छा दुनिया कैसे चल रही है, देश कैसे चल रहा है, बड़े बड़े लोग कैसे चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर रही है, और आप उसमें कितना सा रोल अदा कर रहे हैं। और उसके अंदर ही आपके पास तरीका मिलेगा आपको कि अब आपको यहां से निकल के जिस लेवल पे आप हो, आपको बड़े लेवल पे कैसे पहुंचना है। वो सबका अपना अपना तरीका होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फॉलो करोगे, आपको खुद माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। और भी चलो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो हमारे पास क्या आया? अकाउंट्स आया, फाइनेंस आया, और उसके साथ साथ क्या आया? कॉस्ट अकाउंटिंग भी आनी शुरू हुई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पता है ना, यूके में हुआ था, जब फैक्ट्रीज और वो सब आने लगी थी, तो गुड्स क्या है उनसे बनने शुरू हो गए थे, हमारे मशीनों से बनने शुरू हो गए थे। तो उसके लिए क्या आया? कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी आपके पास नहीं है, इंटर में जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, या अगर कोई कॉलेज में है तो कॉलेज में भी आएगा। अच्छा, उसके साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी इसी का पार्ट है, बाद में देखेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस तो पता होगा, इनकम टैक्स हो गया हमारा, डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं हमारे? जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कब आए? इकोनॉमी को बूम या इकोनॉमी को स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीजें हमारे पास आई। इसीलिए हमारे कॉमर्स के अंदर ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं, जो आज से पहले आपको कभी नहीं बताया गया था। बताया था? देखो, मैं तो जब कॉमर्स में गया था, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि यार ये सब्जेक्ट क्यों है कॉमर्स में? कॉमर्स में हिस्ट्री क्यों नहीं है? कॉमर्स में बायोलॉजी क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना? सोचा कभी? हालांकि ये चीज अब खत्म हो जाएगी नेक्स्ट ईयर से, पता है आपको? आपकी जो है, नहीं, ये कॉमर्स आर्ट साइंस ही खत्म हो जाएगा, ये पता है आपको? आर्ट्स कॉमर्स साइंस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। न्यू रिजिम पॉलिसी जो आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, 1986 में पॉलिसी चेंज हुई थी, उसके बाद अब चेंज हो रही है। मतलब आप देखो, 1986 का, जब तो पैदा भी नहीं हुए थे आप, तब के जमाने के आप एजुकेशन सिस्टम अब पढ़ते हुए आ रहे हो। और इंडियन एजुकेशन की सबसे बुरी बात पता ये है कि आपको कभी सोचना नहीं सिखाया जाता। आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही होगा। टीचर यहाँ तक भी पीट भी देता है, मेरे फॉर्मूले से क्यों नहीं करा? कहते हैं, सर ट्यूशन वाला भी तो ठीक है, नहीं मेरे फॉर्मूले से करो, मेरे तरीके से करो, है ना? क्योंकि आपको रटना सिखाया जाता है, आपने कभी दिमाग नहीं चलाया। पर यहाँ पर आके आपको सीखना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी आपको, तो अपने दिमाग खोलना पड़ेगा आपको। बताओ, समझ आया या नहीं आया? अगले साल या तो उसके अगले साल, क्योंकि अभी आया नहीं है, मतलब पॉलिसी बन चुकी है, इंप्लीमेंट नहीं हुई है। कह रहे हैं कि इस साल, मतलब जो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में, आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन तो पूछो कि सर उस फिर क्या होगा? क्वेश्चन ही नहीं पूछते, इतने डरे क्यों रहे हो? क्वेश्चन पूछो मेरे से कि सर उसके बाद क्या होगा, अगर मैं तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? फिर कैसे पढ़ेंगे बच्चे? क्या आएगा? ऐसा कुछ दिमाग में क्वेश्चन आया? तो पूछे क्यों नहीं रहे? पूछो। देखो, ये चीज वैसे है ना, मैं बहुत पहले चाहता था ऐसा हो, अच्छा है गवर्नमेंट ने ये सब करा। अब वो बच्चे को आजादी दे देंगे, जैसे यूएस में होता है। यूएस में बच्चों को आजादी होती है, तुम्हें जो पढ़ना पढ़ो। उनको एक लेवल तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनको आज़ादी दे दी जाती है कि भैया अब आप अपने सब्जेक्ट अपने आप चूज करो। अब जैसे मुझे क्या था, मुझे बायोलॉजी पढ़ना पसंद था, लेकिन मुझे मैथ भी पसंद थी, और मुझे अकाउंट्स भी, मुझे मेरा उसमें इंटरेस्ट था। तो अब अगर मैं कॉमर्स में गया तो मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता था, ना मैं हिस्ट्री पढ़ सकता था। तो अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक काम करो, 5 सब्जेक्ट चुनो, कोई भी 5 सब्जेक्ट वो ले लो, और उस पर अपने पढ़ाई करो। यानी अब एक बच्चा अकाउंट्स भी पढ़ लेगा, उसको मैथ पसंद नहीं है मैथ छोड़ देगा, हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री ले लेगा, बायोलॉजी ले लेगा, इंग्लिश ले लेगा, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट लेके अपना काम चलाएगा वो। है? तो किसने, अच्छा ये भी क्वेश्चन, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है वैसे, आपने अच्छा वो पूछा।
ये किसने डिफाइन करा है कि आर्ट्स वाला बच्चा क्या करेगा, कॉमर्स वाला बच्चा क्या करेगा, साइंस वाला बच्चा क्या करेगा? ये कहाँ लिखा हुआ है या ऐसा कहाँ डिफाइन है? आप कॉमर्स के हो तो आपको लगता है कि सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा सीए कर सकता है, सीए तो सबके लिए ओपन है। तो ये क्वेश्चन कैसे आया कि वो करेगा क्या? वो पता क्यों आया क्वेश्चन? क्योंकि वो आपके दिमाग में डाल दिया कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। बहुत सारे मैं बताता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे जब मैं खुद भी था, मैं पढ़ाता भी था और बच्चे भी मेरे पास आते थे, कहते सर कॉमर्स तो बिना मैथ के बेकार है कोई बिना मैथ के? विदाउट मैथ कोई नहीं है। बहुत सारे कहते थे, शायद आपको भी बोला होगा, ये कॉमर्स बिना मैथ के मत लेना, बिना मैथ के तो कुछ भी नहीं है, बेकार है जिंदगी। बोला किसी ने? तो उनसे कभी आपने क्वेश्चन पूछा क्यों? कभी नहीं पूछा होगा। पूछा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि क्यों पूछा कभी? क्या जवाब दिया उन्होंने? कैसे काम आएगी? किसमें? सीए में तो आप वैसे ही पढ़ोगे अगर आप 11th 12th में नहीं लेते। नहीं देखो, सीए में और उसमें, हाँ मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, सीए में आपका एक बैकअप बन जाएगा कि भाई आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो भी तो पढ़ेगा, तो वो भी तब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने कॉमर्स विदाउट मैथ ले ली तो आपकी जिंदगी खराब हो गई, अब आप कुछ नहीं हो, आपको बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाएगा समाज में, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि देखते हैं लोग ऐसे, पर ऐसा नहीं है। तो मैं समझाता था बच्चों को, अभी भी बताता हूँ कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम अपने दिमाग में डाल रखा आपने। अगर आपको सीए करना है तो इंस्टीट्यूट कभी नहीं बोलता कि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आपने मैथ ली थी नहीं ली थी, कितने नंबर आए थे नहीं आए थे, उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे तरीके से शुरू कर दो और पढ़ लो हमारे तरीके से और डिग्री ले जाओ, ये हमारा इंस्टीट्यूट कहता है। लेकिन कहीं जगह पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट है, पीसीएम होनी चाहिए आपके पास, इतने नंबर आने चाहिए, उसका एंट्रेंस क्लियर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लो किसी को डॉक्टर बनना है तो वो पीसीएम लेगा, साथ में अकाउंट्स ले ले, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ना वो, तो ये है। या फिर मान लो किसी को आईएएस करनी है लेकिन उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में भी है, जैसे आईएएस के अंदर भी होता है, आईएएस होता है, आईआरएस होता है, आईएफएस होता है। अब कोई आईआरएस कर रहा है, आईआरएस पता है क्या होता है? इंडियन रिवेन्यू सर्विस। इसके अंदर आपकी सीधी पोस्ट कमिश्नर लेवल की लगती है, जॉइंट कमिश्नर पे आप आते हो, जॉइंट कमिश्नर से भी पहले आते हो। तो मैं एक मिला था कमिश्नर से, नया नया आईआरएस बना था वो, क्योंकि मैंने बताया था ना मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, मैं अपनी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है मेरी, तो मैं डिपार्टमेंट जाता रहता हूँ। आप भी जाओगे, जब आप बड़े लेवल पे जाओगे ना तो आप डिपार्टमेंट जाओगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स उनसे मिलोगे, आर्टिकलशिप के दौरान ही मिलोगे, और जाना ज़रूर, ठीक है। कहीं लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या पूछ लेंगे, जाना, और पागल बन के जाना, हमें कुछ नहीं पता, हम ऐसे हैं, मैं बताऊँ वो बताएंगे। तो मैं एक आईआरएस से मिला, तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे केस था हमारे क्लाइंट का, तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला उसको भाई ये सब है। तो जो उसका पीयून था या जो भी उनका असिस्टेंट होता है, उसने उसको बाहर भेजा, एक असिस्टेंट उनको मिलता है हमेशा, उसको बाहर भेज दिया। फिर वो मुझे बैठाया, कह रहा सर मैं ना अभी अभी क्लियर हुआ हूँ और मुझे कुछ नहीं आता जीएसटी के बारे में। उसको सच में कुछ नहीं आता था, क्योंकि आईआरएस के अंदर आपको जीएसटी नहीं कराया जाता। जब आप आईएएस की पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं पढ़ाया जाता, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आईआरएस बनने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब उसके पास केस आ गया, ट्रांसफर होकर वो आ गया, कह रहा सर मुझे कुछ नहीं पता जीएसटी के बारे में, तो मुझे केस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने उसको केस समझाया कि देखो सर ये है, जीएसटी में ऐसा होता है, एज पर लॉ ये चीज़ है, हमने ये करा है, ये करा है, ठीक है। फिर बात की बात अलग है, वो आप जब बड़े लेवल पे जाओगे ना तब पता चलेगा अब आगे क्या होता है, पर ऐसा प्रैक्टिकली होता है। अब किसी को आईआरएस करना है तो वो अकाउंट्स पढ़ लेगा या टैक्स भी पढ़ सकता है, ताकि वो अपने आईएएस के अंदर उसको या आईआरएस में उसको यूज कर सके, समझ आया? तो ये चीज खत्म होने से क्या हुआ, बच्चे के पास एक बेनिफिट आ गया, जिसको जो पढ़ना है पढ़ लो अपना, जो आपके पास और हमारे पास नहीं था, जो मुझे लगता है होना चाहिए था, मुझे लगता था बहुत पहले होना चाहिए था, ठीक है। कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, हाँ, सबसे पहले जो हमें अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है ना, कि अकाउंट्स जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग किसने लिखी है, किसने उसके ऊपर चर्चा करी सबसे पहले, वो ये था लूका पासिलियो, क्या नाम है इसका, लूका पासियोली है, चलो जो भी है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अंग्रेज कहते हैं इसको फादर अकाउंटिंग, ठीक है, वेस्टर्न लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, पर वो ये है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे पे ज्यादा हावी है तो हम भी इसको मान लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? एडम स्मिथ माना जाता है, ठीक है, पर एडम स्मिथ से पहले भी और भी लोग थे, तो इसको माना जाता है, ठीक है। ये कोर्स में नहीं आएगा, ऐसे बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। हमारे यहाँ पे किसको माना जाता है इकोनॉमिक्स का फादर? चाणक्य को,
हालांकि चाणक्य से पहले भी थे, पर चाणक्य ने बहुत ही डिफाइन तरीके से सारी चीजें बताई गई, ठीक है, कि किस तरह एक राज्य को चलाना चाहिए, किस तरीके से आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीजें चाणक्य ने बताई थी। इसकी कभी बुक पढ़ना, और बहुत डिटेल में इसने बता रखा है इकोनॉमिक्स के बारे में। और मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसकी बुक पढ़ के इकोनॉमिक्स के बारे में जानोगे, इससे आप अपने लेवल के इकोनॉमिक्स के बारे में भी जानोगे। पता है ना, इकोनॉमिक्स हर लेवल पे है। आपके पास जब भी पैसा आता है आप भी इकोनॉमिक्स करते हो। कहते हैं ना, एक रैशनल पर्सन होता है, वो सोचता है मैं मोमोज खा लूंगा, वो सोचता है नहीं मैं पैसे बचा लूंगा, तो वो चीजें, ठीक है। चलो, तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या था बताओ? 60% ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया के 60% पॉपुलेशन जो एक्सपोर्ट था वो इंडिया से होता था, जिस वजह से हमारा देश क्या था, सबसे ज्यादा अमीर देशों में आता था। इसीलिए सारे के सारे जितने भी लोग थे वो इंडिया में आना चाहते थे। पता है जितने लोग थे, जो इंडिया ढूंढने कौन निकला था यूएस से, पता है? वास्को डिगामा, नाम सुना है? वास्को डिगामा निकला था, पर वो पहुंच नहीं पाया, कहीं और ही चला गया था शॉर्टकट मारने के चक्कर में। नहीं पता? चलो, तो इंडिया में हर कोई आना चाहता था, क्योंकि इंडिया को इसीलिए तो क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट इतना था, फॉरेन करेंसी इतनी आती थी। फॉरेन करेंसी पहले क्या थी? पहले गोल्ड कॉइन्स चलते थे, तो वो सारी चीजें आती थी, इसलिए इंडिया के पास पैसा बहुत था। आज तो खैर हम उस पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, पहले मुगल्स आए उन्होंने लूटा, ब्रिटिशर्स आए उन्होंने लूटा, अब जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं वो हमें लूट रही हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के टाइम पे एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। मतलब हम एक्सपोर्ट डेफिशिएट में जाते हैं अब तो। हम इंपोर्ट इतना करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। समझ आया नहीं आया? ये दोबारा बताऊं? ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा आपका पहले अकाउंट्स पढ़ने से पहले माइंड खुले कि अच्छा भाई हमें अकाउंट्स पढ़ने के लिए ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप आगे चल के कंपनीज में और जगह पे काम करोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब आगे आते हैं। सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा कोर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। अभी तक मैंने आपको बताया अकाउंटिंग आई कैसे, कि हमारे इकोनॉमी बनी, इकोनॉमी बनने के बाद हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स आने शुरू हुए, जिसमें से अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब चीजें आई। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। अच्छा, बोर तो नहीं हो गए यहाँ तक? थक तो नहीं गए? क्योंकि मुझे पता है कि देखो अभी आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो वैसे भी आप थोड़ी देर सो भी जाते होगे शायद, पर यहाँ पे तो सो भी नहीं सकते, पीछे बेंच पे बैठे और थोड़ा ऐसे। और सोने का भी बड़ा अच्छा तरीका होता था, आँख खोल के सोते थे, आंखें खुली हुई हैं, देख रहे हैं टीचर पढ़ा रहा है, सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, हाँ वही इंस्टाग्राम पे आज ये रील बनाएंगे, ऐसे कुछ सपने देखते रहते हैं, है ना। पर अब यहाँ तो अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ। और मैं देखो ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि अगर मैं लिखवाने बैठ जाऊंगा ना ये चीज़ तो आप बोर हो जाओगे, ऐसे देखोगे तो शायद बोर नहीं होगे। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है, जैसे आपकी गली में भी होते हैं, किराने की दुकान होती है छोटी सी। अब क्या होता है कि जब वो शॉपकीपर अपने अकाउंट्स बनाता है, पता है आपको शॉपकीपर भी अपने अकाउंट्स बनाता है? हाँ, सिंगल एंट्री होती है वो। क्या होता है सिंगल एंट्री बाद में देखेंगे, पर वो भी वर्किंग करता है, और वर्किंग करने से अपने अकाउंट्स बनाता है। यानी कि क्या क्या बनाता है, अपनी परचेज लिखता है, एक रजिस्टर बना लेगा, उसी में अपनी क्या लिख लेगा, परचेज लिख लेगा, उसी में अपनी सेल भी लिखता है, अपना स्टॉक भी लिखता है, अपना कैश भी लिखता है, अपने डेटर यानी किनको उधार दे रखा है, कहते हैं ना खाते में लिख लेना, ये वाला डेटर हो गए। क्रेडिटर मतलब भाई किन किन से उधार में सामान लेकर आए हैं उनको पैसे भी देना है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करता ही नहीं करता वो, ये सब चीजें वो मेंटेन करता है, लेकिन इसको अकाउंटिंग नहीं आती है। कौन सी अकाउंटिंग नहीं आती है? हमारी वाली अकाउंटिंग नहीं आती है। अपनी वाली अकाउंटिंग ठीक है इसकी, पर जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो इसको नहीं आती है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आया कि सर ये हमारी वाली अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ? हाँ, डबल एंट्री, यानी हमें डबल एंट्री आती है पर इसको डबल एंट्री नहीं आती है, पर अकाउंट्स तो ये भी बना रहे हैं। तो अब होता क्या है, ये रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में और अपने क्या बनाएगा, अकाउंट्स बनाएगा। बताओ समझ आया? एक बार दोबारा बताऊं, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो, अब प्रॉब्लम कहां पर आई, देखो प्रॉब्लम कहां पर आई। प्रॉब्लम आई जब इस शॉपकीपर से हमने पूछा कि भैया ऐसे ही, चलो प्रॉब्लम कहां आई कि भाई आपकी गली में ऐसे ही कितनी दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं, और चारों एक ही काम करती है। मान लेते हैं सारे के सारे प्रोविजनल स्टोर है, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? चारों के चारों क्या है, प्रोविजनल स्टोर है, और सबकी सेल एक जैसी है, सबकी परचेज एक जैसी है, मान लेते हैं
सबकी सेल भी एक जैसी है, सबकी परचेज भी उतनी है। अब हम पहली वाली दुकान पे गए और हमने उनसे पूछा भाई आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, उसने कहा 5,000। दूसरी वाली दुकान पे गए, उसने कितना कहा 6,000। तीसरी वाली ने 9,000 और चौथी वाले ने तो कहा मेरे तो 9,000 का नुकसान हो गया है। जबकि हर चारों की सेल बिल्कुल सेम है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की सेल है, सबकी सेल बिल्कुल सेम है, सबकी परचेज बिल्कुल सेम है, सबके खर्चे बिल्कुल सेम है, फिर भी सबके प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आ रहे हैं। समझ आया या नहीं आया? ऐसा क्यों हो रहा है कि सबके प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आ रहे हैं? अब किसका प्रॉफिट सही है, किसके अकाउंट सही है, यह हमें नहीं पता। इतना समझ आया या नहीं आया? समझ, ये बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट समझ आया नहीं आया? क्योंकि हुआ क्या कि भाई ये जो शॉपकीपर था हमारा, ये वाला, इसको क्या नहीं आती थी, डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं आती इसको, या मैं कहूं इसको वो अकाउंट्स नहीं आते जो हम सीखेंगे। तो जिस वजह से हर कोई अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, और अपनी अकाउंटिंग करने की वजह से क्या होता था, सबके प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आते थे। तो अब बताओ, आप किसी के भी प्रॉफिट और लॉस पे रिलायबल हो सकते हो कि यार इसने सही बनाया होगा या इसने सही बनाया होगा? हो सकते हो? ठीक है, मान लो इसमें से शॉप नंबर 2 वाला आपको कहता है, या 3 वाला आके कहता है एक काम करो, देखो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं प्रॉफिट में हूं, और मुझे है ना 10 लाख रुपए दे दो, दोनों मिलके काम करेंगे। और आपके पास मान लेते हैं, मान लो अभी, ठीक है अभी तो नहीं है पर मान लो, सपने देखने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए, 10 लाख आपको हफ्ते की पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है तो मान लेते हैं आपको 10 लाख रुपए हैं, और आप, वो कह रहा है कि देखो मुझे 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, चलो साथ में काम करते हैं, पैसे लगा दो। जी सर। अच्छा, तो अब क्या आप पैसा लगाना चाहोगे इसके पास? नहीं लगाना चाहोगे, क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट पे आपको भरोसा ही नहीं है अभी तक, क्योंकि रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाए हैं। यानी इसने क्या करा है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया होगा, जैसे तैसे कुछ भी करके इसने अपना क्या बना लिया होगा, प्रॉफिट। और जबकि चौथे वाले का तो सेम सेल परचेज में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आई कि यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सब लोग एक पैमाने पे नहीं थे, एक तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई। तो जिस वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट्स थी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट हो गई, सारे वर्ल्ड की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, उस पर भी आएंगे हम कि वो क्या हुआ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, क्या बनाना शुरू करा, स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू करे। समझ आया? ताकि क्या हो जाए, सब एक तरह से अकाउंट्स बना सके। इसके लिए क्या बनाए गए, एएस बनाए गए। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो सारी अकाउंटिंग कौन सी है हमारी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। आपने अभी तक जितने भी अकाउंट्स पढ़ा है ना 11th 12th में या जो भी है, वो सारे का सारे कहाँ लिखा हुआ है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। ये समझ आया, ये नहीं आया? यानी आपको जरूरत पता चली कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आए, क्यों हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मिला, क्योंकि अगर सबको आजादी दे दी जाए कि भाई अपने तरीके से अकाउंट्स बनाओ, तो हर कोई अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करके अगर प्रॉफिट दिखाना है तो प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस दिखाना है तो लॉस दिखाएगा। जैसे भाई मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, टैक्स किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट पे। मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, तो मैं क्या कर दूंगा, अपने अकाउंट्स घुमाऊंगा और क्या बना दूंगा, लॉस। जैसे आपके क्वेश्चन में भी होता है ना, 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के आप क्वेश्चन करते थे, आपका दोस्त कहता था मेरा तो प्रॉफिट आ रहा है, आप कह रहे मेरे तो लॉस आ रहा है। आप कहते मेरी बैलेंस शीट में 5,000 का फर्क आ रहा है, वो कह रहा है मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख के, फर्क तो आ रहा है पर मैंने दोनों जगह एक ही लिख दिया, टीचर को क्या पता चलेगा। ऐसे करते थे ना। तो यानी आप भी अकाउंट्स अपने तरीके से बना लेते थे, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे। ठीक है, हुआ है किसी की बैलेंस शीट मैच हुई है एग्जाम में आज तक? नहीं हुआ, कभी नहीं हुई। एक बार हुई थी, उसका रीजन पता है क्या है, क्यों मैच नहीं होती थी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने रट्टे लगाए थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं बताता हूँ, जैसे मेरे एक हमारे मेरे जानने वाले हैं, सीए हैं, वो कुछ 40 साल से, मतलब 40 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, वो अच्छे खासे नॉलेज है उनको, दरियागंज में उनकी फर्म है। उनका एक्सपीरियंस इतना है, उनकी नॉलेज इतनी अच्छी है, उनके पास जैसे कोई ट्रायल बैलेंस लेकर आते थे ना, तो बिना फाइनल अकाउंट्स देखे ही वो ट्रायल बैलेंस में, अगर 4 पेज की भी है, आप तो सिर्फ छोटा सा करते हो, 4-5 पेज की ट्रायल बैलेंस होती थी या 4-5 पेज के अकाउंट्स होते थे, वो यूँ पलटते थे, मार्क करा, ये लो, ये इसमें गलती है। और हमें समझ नहीं आता था भाई आपने कैसे देखा। अब मुझे लगता था नहीं ठीक है, जैसे आप भी कहते थे ना अपना क्वेश्चन टीचर की वजह से ले आता, नहीं तो हमारा तो सही है सर, हमने तो गलती नहीं करी कहीं पे भी। तो मैं उनको बोलता था भाई कहाँ गलत है, वो कह रहा नहीं चेक करो। फिर मुझे टाइम लगता था, 1-2 घंटे में चेक करता था, तब जाके मुझे वही गलतियां मिलती थी जो उन्होंने मुश्किल से 10 सेकंड में ढूंढ दी थी, क्योंकि वो 40 साल का एक्सपीरियंस था उनके पास। तो वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको भी आएगा।
चलो, तो यहाँ पे हमारी कहानी समझ आई कि भाई हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसलिए जरूरत थी ताकि हर कोई अपने अकाउंट सही तरीके से बना पाए, क्योंकि अगर ये आज़ादी दे दी जाए कि हर कोई अकाउंट्स अपने तरीके से बनाए, तो हर कोई अपना प्रॉफिट दिखाएगा अलग, हर कोई अपना लॉस दिखाएगा अलग, और लोगों को क्या बनाएगा, वो बेवकूफ़ बनाएगा, जो आज के टाइम पे भी होता है। ठीक है, ऐसे नहीं समझना कि ऐसे नहीं होता, आज के टाइम पे भी होता है। वो आप खुद आप भी करोगे, प्रैक्टिकली जब जाओगे ना तो आप भी यही सब करोगे। सुना होगा ना आपने कि वो घपले करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब आप भी करोगे, पर बहुत छोटे लेवल पे करोगे। हाँ, अगर नहीं भी करोगे तो समझ जरूर आ जाएगा कि वो होता कैसे है। मतलब आप ये लगा लो, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हाँ, अगर आप अपने दिमाग खोल के रखोगे तो। अगर दिमाग को बंद करके ही काम करते रहोगे जैसे आज तक करके आए हो, तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा। जैसे ये सत्यम स्कैम हुआ था, नाम सुना है? सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम हुआ था, नहीं सुना? स्टॉक मार्केट का। अच्छा, नीरव मोदी तो सुना होगा, सुना है नीरव मोदी? नहीं सुना? और भी स्कैम हुए, नीरव मोदी का हुआ, सत्यम स्कैम हुआ, और भी बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं, छोटे मोटे स्कैम तो चलते ही रहते हैं। अगर आपने वो चीज़ें सीख ली ना तो आपको कोई स्कैम में नहीं फंसा। चलिए छोटे से स्कैम की बात करते हैं। मैसेज आता है आपके पास, आपकी लॉटरी लग गई है 25 लाख रुपए की, अभी 1 लाख रुपए दे दो और आपके घर पे कैश चेक आ जाएगा। ठीक है, कई लोगों को देखा भी होगा उसमें फंसते हुए, लोगों ने पैसे भी दिए हैं, लालच में आ जाते हैं। आपके साथ हुआ कभी, आपने कभी दे दिया ओटीपी उठा के, ये लो सर मेरा ओटीपी? जानते तो कोई किसी न किसी को तो जानते होगे जिसने ये करा होगा, किसी न किसी के पैसे जरूर लगे होंगे, और वो जाने के बाद वापस नहीं आते कभी। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो ये लोग काम करते हैं। ठीक है आप भी जानोगे कि वो कौन कौन काम करते हैं जब आगे जाओगे। चलो, बाकी कैमरे में बता नहीं सकते इतना। चलो, तो यहां समझ आ गया, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ताकि ऐसा ना हो, हमने क्या बनाया, हर जगह पे स्टैंडर्ड बनाए। चलो, इससे फायदा क्या हुआ? अच्छा, आगे चला गया मैं। इससे फायदा क्या हुआ, देखो पढ़ो, क्या फायदा होगा इससे? हमें अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है ताकि अकाउंट्स बना सके, उनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसको बनाने से जब भी अकाउंट्स बनेंगे, चाहे वो किसी के भी हो, 4 5 6 जितने भी लोगों के हो, वो सारे अकाउंट्स क्या होंगे, रिलायबल होंगे। रिलायबल मतलब आप उन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो अगर उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे हैं। ठीक है, दूसरा, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। अगर दोनों एक ही स्टैंडर्ड पे बने हैं, एक ही बेस पे बने हैं, तो आप दोनों को क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे अदानी की कंपनी है, अदानी तो सुना होगा ना, गौतम अदानी, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बन चुका था जो, और दूसरा अंबानी। अगर उन दोनों की कंपनीज को मैं कंपेयर करना चाहूँ, मान लो सेम कंपनी है, वो है मान लो पावर कंपनी है, जैसे अंबानी की है ना वाली कंपनी, ये BSES और ये यमुना पावर जो इंडिया में जो बिजली प्रोवाइड करती है, ऐसे टाटा की भी है, टाटा की भी बिजली दिल्ली में आती है, टाटा पावर, सुना है? नहीं सुना? चलो, तो दोनों कंपनियां हैं, अब दोनों कंपनी के अकाउंट्स मेरे सामने रखे गए, और दोनों कंपनी के अकाउंट्स कैसे बने होंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने होंगे। तो मैं दोनों कंपनी के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं। समझ आया नहीं आया क्या, कुछ क्वेश्चन है? हाँ, बोलो, क्वेश्चन है कुछ? दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है, चलो। तो दोनों एक ही स्टैंडर्ड से बने हुए हैं, या मैं कहूँ हर कंपनी के अकाउंट्स एक ही स्टैंडर्ड से बने हुए हैं, जिस वजह से मैं उनको क्या कर सकता हूँ, अब कंपेयर कर सकता हूँ, यानी उन पे भरोसा हो जाएगा, उनके ऊपर कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या है, हेल्थ इन टैक्सेशन मैटर्स, यानी कि टैक्स किसको लेना होता है, गवर्नमेंट को लेना होता है, और गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि भाई हर कोई सही तरीके से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे, क्योंकि प्रॉफिट पे तो टैक्स लिया जाएगा। तो अगर आपने अपने अकाउंट सही तरीके से बनाए हैं, तो आपका टैक्स भी, या आपका प्रॉफिट सही निकल कर आएगा, और उस प्रॉफिट पे टैक्स लेने में भी आसानी रहेगी। समझ आया या नहीं आया? एक बार दोबारा बताऊं। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, सबका प्रॉफिट एंड लॉस सही कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद करेक्ट मेजरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस की मेजरमेंट सही कर पाओगे, मतलब कि बिजनेस फ्यूचर में क्या कर सकता है और अभी तक क्या करा है, उसको भी ढंग से मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, पेटीएम जो है, पेटीएम ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एकदम से बूम करा था, पहले कोई जानता भी नहीं था, मतलब जानते थे पर इतना नहीं जानते थे। पता है, पेटीएम जब शुरू में आया था तो 10 रुपए के रिचार्ज पे 10 रुपए कैशबैक देता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2013 की बात है।
2013-14 में आया था पेटीएम। 10 रुपए का रिचार्ज करोगे 10 रुपए कैशबैक, 50 रुपए का रिचार्ज करोगे 50 रुपए कैशबैक, सॉरी 50 नहीं 10 रुपए कैशबैक, मतलब हर मिनिमम 10 था, जितनी बार रिचार्ज करोगे उतनी बार आपको 10 रुपए कैशबैक मिलेगा। पेटीएम ने शुरू करा था, ये पता है? नहीं पता? मैं 100 रुपए का रिचार्ज करता था 10-10 रुपए करके, 10-10 ऐसे करके, और 100 रुपए 10-10 करके वापस आया था। मेरे पास बैंक वालों का फोन आया था कि सर आप ये कुछ स्कैम तो नहीं कर रहे, 10-10 का रिचार्ज क्यों कर रहे हो? तो उनको लगा कि मैं मतलब मैंने कोई शॉप खोल रखी है और मैं अपने अकाउंट से रिचार्ज करता हूँ। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है ये, उस टाइम नहीं था। उस टाइम पेटीएम आया था, लोगों को पता भी नहीं था, और पेटीएम से पहले फ्री चार्ज करके आया था, वो भी लोगों को नहीं पता था। उस टाइम लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से डर लगता था, आज भी लगता कई लोगों को। आज भी अगर आप देखो, आपको तो नहीं लगता, आप तो फटाफट फ़ोन उठा के कर लेते हो, लेकिन आज के जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आप उनको बोलो अरे यूपीआई कर देंगे बिल, वो बोलेंगे नहीं नहीं बिल यूपीआई नहीं करना, जाओ भर कर आओ वहाँ पे, या फिर उसको कैश दे कर आओ। होता नहीं होता? वो आज भी डरते हैं ट्रांजेक्शन से, तो उस टाइम भी डरते थे। तो मेरे पास फ़ोन आया था बैंक का, कह रहे सर आप कोई स्कैम कर रहे हो क्या, 10-10 रुपये का रिचार्ज कर रहे हो आप? तो मैंने कहा भी मैंने उसमें कौन सा ऐसा लॉ है जो ब्रेक करा है मुझे बताओ, या मैंने कौन सी ऐसी आरबीआई की गाइडलाइंस है जो मैंने ब्रेक करी है। तो फिर वो समझ गया कि हाँ पे इनको नॉलेज है, फिर कह रहा अच्छा सर ठीक है, कुछ नहीं बोला उसने फिर। ठीक है, तो वही है कि आपको नॉलेज होगी तो आप लड़ सकते हो किसी से भी, और आप लड़ते इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर अगर आप अच्छे से रहोगे ना तो आपके पास इतनी नॉलेज आएगी, आपको कभी नहीं डर लगेगा। कहीं पे भी किसी भी मंच पे खड़े होकर आप बोल दोगे, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन नॉलेज गेन करोगे तो, और नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास बुक्स हैं, आपके पास टीचर्स हैं, आपको सब चीज़ें सिखाएंगे वो। चलो, इतना समझ आया या नहीं आया? चलो ये लिख लो, एक काम करो, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा तो लिख लो, हाथों को थोड़ा कष्ट दें, वैसे भी 15 मिनट बचे हैं अभी, बोर तो नहीं हो गए? बोर हो जाओ तो बता देना मुझे। हर सब्जेक्ट की अलग रजिस्टर है आपके पास या अभी ऐसे ही चला रहे हो? अच्छा, लिख लो बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे, रिलायबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, हेल्प इन टैक्सेशन मैटर, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ बिजनेस और अदर्स। बाकी मैं आपको थ्योरी पर्टिकुलरली उसके नोट्स भी दूंगा और लिखवाऊंगा भी। पहले कुछ पढ़ा था अकाउंट्स में ऐसे? नहीं पढ़ा था ना? ये पढ़ा था? पढ़ा था। चलो, अभी मुझे थोड़ा सा और हिस्ट्री बतानी है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो कोर्स का ये तो है थोड़ा सा, जो अब मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये कोर्स का पार्ट है आपका थ्योरी का, लेकिन जो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ना वो आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अपने सब्जेक्ट और अपनी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या मांगता है। लिख लिया? चलो, अच्छा तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? सोचे कभी कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? हमने क्या करा, हर किसी को एक ही स्टैंडर्ड पे लाने के लिए रूल्स बनाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नथिंग बट दीज आर द रूल्स टू मेक द अकाउंट्स, यही है और कुछ भी नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? कोई नहीं, कुछ भी बता दो, गलत तो बताओगे ज्यादा से ज्यादा। गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है चलो सही कह रहे हो, गवर्नमेंट बनाती है। कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? इंडिया में दो गवर्नमेंट चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो गवर्नमेंट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, आप सही कह रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही है, वो गवर्नमेंट का पार्ट है, मैं कहूँ गवर्नमेंट का ब्रांच है, कि भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना रखी है। आपको पता है ना इंडिया में फेडरलिज्म चलता है। फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं संघवाद का ढांचा। किसने हिंदी में पढ़ा है? नहीं पढ़ा इसको हिंदी में कहते हैं संघवाद का ढांचा। यानी कि हमने क्या कर रखा है, हमने अपनी गवर्नमेंट को दो हिस्से में बांट रखा है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वैसे अपने आप में इतनी बिजी रहती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और आरबीआई का भी देख रेख वही करती है,
तो इसलिए उसने स्टैंडर्ड बनाने के लिए किसको पावर दे दी है? आईसीआई को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये तो पता है ना आईसीआई की हमारी मेन बिल्डिंग का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? अच्छा, आपने फाउंडेशन का फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कराया है ना? अच्छा, हमारे टाइम पे जाके जमा करा के आना पड़ता था। आईटीओ पे है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? न्यू दिल्ली? हाँ, दिल्ली में ही है, आईटीओ पे। ठीक है, जब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग साथ में ही है, जो दिखाई नहीं देती, बेचारी छोटी सी बिल्डिंग है। हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है। बताया था ना मैंने, वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट बॉडी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके आपको बैलेंस शीट पीएनएल भी मिल जाएंगे, इसके वेबसाइट पे देखना कभी आके। तो हुआ क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? हमारे इंस्टीट्यूट को दे दी गई, आईसीआई को दे दी गई। हमारा इंस्टीट्यूट हमारा भगवान है। ठीक है, यही सबका देख रेख करता है, आपका कोर्स भी यही डिफाइन करता है। ठीक है, हमारी मेंबरशिप भी यही देखता है, चीजें भी यही देखता है, सारी चीज आईसीआई करता है। चलो तो पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहा है इन इंडिया द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेनली डील विद 4 मेजर इश्यूज। कौन कौन से मेजर इश्यूज की बात कर रहा है? रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, दूसरा मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ फेयर मैनर। ठीक है, बताओ समझ आया? आगे समझ? अच्छा, मुझे भी समझा दो फिर क्या समझ आया, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ ही नहीं आया, फिर भी हाँ हाँ कर देते हो, हाँ भाई आ गया समझ। देखो नहीं समझ आया ना तो बोलो कि हाँ नहीं सर ये थोड़ा सा समझा दो। हम्म? हाँ, तो मैं इसलिए जानना चाहता था कि भाई आपको कम से कम पूछो तो सही कि भाई सर हुआ क्या ये। देखो उसने क्या कहा, 4 मेजर इशू बताए। रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, ये आप कर चुके हो। फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करना। क्या होते हैं फाइनेंशियल इवेंट्स? फाइनेंशियल इवेंट्स का अभी एग्जांपल देता हूँ, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इवेंट्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक, याद है? क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता था, टीचर कहता था क्लोजिंग स्टॉक पे बहुत ध्यान रखना। 2 जगह आएगा, कहाँ कहाँ आएगा? एक तो ट्रेडिंग में आएगा क्रेडिट साइड पे, और दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री पास करते थे आप? क्लोजिंग स्टॉक की कभी कोई एंट्री पास नहीं होती थी, क्लोजिंग स्टॉक को लिखा जाता था। वो क्या है? आपका फाइनेंशियल इवेंट होता है। जैसे डेटर की बात करूं, डेटर 5 लाख रुपए के बचे हुए हैं, वो है आपका फाइनेंशियल इवेंट। ठीक है, अच्छा, तो उसको हमने रिकॉग्नाइज करा कि भाई इतना क्लोजिंग है, उसको रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब उसको देखा और उसको सही तरीके से लिख लिया, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ड याद रखना, यहाँ पे मेन वर्ड फाइनेंशियल है। ठीक है, बाद में बताऊंगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या क्या होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या बताया? मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना? मेजर करना, यानी कि उनको देखना, उनको नोट डाउन करना। जैसे एंट्री आती थी आपके, राम इंट्रोड्यूस कैपिटल वर्थ ₹50,000, वो क्या है? एक आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन के साथ क्या होता है? पैसा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि फाइनेंशियल का मतलब ये पैसा है। तो उसको मेजर करना और मेजर करके उसको नोट डाउन करना। उसके बाद क्या लिखा है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ फेयर मैनर, यानी कि आपके अकाउंट्स हमेशा कैसे होने चाहिए? फेयर होने चाहिए, सही होने चाहिए। सही कैसे होंगे? जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनेंगे, यानी कि जितने भी रूल्स हैं वो आपको सारे के सारे फॉलो करने हैं। और इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा सुनने को भी मिलती थी भी, क्लोजिंग स्टॉक लिखना था यहाँ पे, आपने लिख दिया यहाँ पे। डेटर लिखना था आपको एसेट में, कई बार आप लिख देते उसको लायबिलिटी में। होता था नहीं होता था? शुरू में तो बहुत दिक्कत होती थी, समझ ही नहीं आता था कि राम हमेशा क्यों गुड्स खरीदता रहता, क्यों बेचता रहता है, चैन से क्यों नहीं बैठता। इतनी सारी ट्रांजेक्शन आ जाती थी, 50-50 एंट्री आ जाती थी। फिर वो अकाउंट्स बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, फिर बैलेंस शीट को टैली करो, फिर टैली नहीं होती तो मन करता था उठा के फेंक दे इसको। गुस्सा आता था नहीं आता था? लेकिन जब बैलेंस शीट टैली हो जाते थे तब खुशी भी बहुत होती थी। ठीक है, चलो तो ये समझ आ गया। इसको भी लिख लो, एक काम करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग है ये, लिख लो। किसी का ये मन तो नहीं कर रहा फोन निकाल के फोटो खींच लेते हैं सर?
ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। मैंने आपको अकाउंट्स के अंदर वो सब नहीं कराया कि एंट्री कर लो, आओ चलो जनरल एंट्री करें। आप भी ये सोच कर आए थे अरे ये तो हमें आता है, ये तो सब कुछ हमने देखा हुआ है, जनरल एंट्री और सब, ये तो हमारे 2 मिनट का काम है हमारे लिए, ऐसे सोच कर आया था कोई? मैं तो सोच कर आया था, मैं अपने फाउंडेशन में गया था, फिर जब पता चला कि नहीं यार यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है। लिख लिया, चले आगे। थक तो नहीं गए? मुझे लग तो रहा है ऐसा थोड़ी थकान होती आ रही है। थक रहे हो? मैंने अभी आपको थकाने वाला कोई काम कराया नहीं है, ना लिखवाने वाला काम कराया। अभी तो मैं आपको एक मूवी टाइप में दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसे हो रहा था, और मुझे लगता नहीं है इसमें आपको कोई थकान हो रही होगी या बोरियत हो रही होगी। बोरियत तो नहीं हो रही? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ जानने में अच्छा लग रहा है, हाँ भी कुछ नॉलेज गेन हो रही है, बाकियों से ज़्यादा कुछ जानने को मिल रहा है। क्योंकि देखो मुझे तो हमेशा ये लगता था कि यार मुझे बाकियों से ज़्यादा जानना है, मेरी हॉबी थी, मेरा है अभी भी नॉलेज गेन करना। जैसे कईयों की हॉबी होती है कि भाई उनको फ़ोन चलाना है, आजकल तो सबकी हॉबी है 2-2 घंटे, 2 घंटे के 5-5 घंटे वो स्वाइप अप करते रहते हैं, पता नहीं कैसे चला लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, किस तरीके से, करेक्ट तरीके से हमें क्या करना होता है? वी शैल प्रिपेयर अकाउंट्स एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन ट्रू एंड फेयर मैनर, यानी सही तरीके से अकाउंट्स को बनाने के लिए क्या बनाए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं बार बार देखो ये बात रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है शायद बोर हो जाऊँ, पर जब बाद में मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप भूल भी जाओगे कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ बताया था सर ने, मुझे पक्का पता भूल जाओगे। ठीक है, चलो उसके लिए हमने क्या बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और अभी तक हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? 1 से लेके 29 तक। ये 21 मैंने गलती लिख दी है, 22 तक है। ठीक है, 1 से लेके कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 29 तक। ठीक है, जिसमें से AS6 जो है वो आपका ओमिट हो गया। ओमिट मतलब छोड़ दिया हमने उसको। तो अभी कितने हो गए? 1 से 28 हो गए टोटल, मतलब 1 2 3 4 5 6 गया, 7 8 9 10 कहाँ तक? 29 तक। समझ आया नहीं आया? एक बार दोबारा बताऊं, पक्का? चल यहाँ की कहानी तो खत्म हो गई। अब आपने कहीं पे कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, IFRS, इंड AS, ऐसे करके कुछ सुना होगा। सुना नहीं सुना? नहीं सुना है? नहीं मैंने नहीं बताया था कुछ भी। IFRS, इंड AS थोड़ा बहुत कुछ बताया होगा, पर कंप्लीटली नहीं बताया था। कुछ वर्ड सुने होंगे, IFRS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ऐसे ही गैप है, सुना है ऐसा कुछ? ऐसे ही इंड AS है, सुना है? नहीं सुना? देखो हमने इसमें से अभी तक मैंने आपको क्या चीज बता दी? AS बता दी, पर यहाँ तो IFRS भी आ गया, गैप भी आ गया, इंड AS भी आ गया। तो सर हमें करना क्या है? इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देखो IFRS भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारा प्यारा इंडिया का ही है। ठीक है, इसको हम आई गैप भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ क्या है आपका? गैप, ये यूएस में भी चलता है, यूएस गैप होता है, यूके गैप होता है, सबके अलग अलग है। और इंड AS, इंड AS भी कहाँ पे चलता है? इंडिया में चलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, देखो मैं अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ। कंफ्यूजन इस चीज़ की, अभी तक मैंने आपको बताया अकाउंट्स बनाने के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने क्या कहा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यानी हमारा सारा काम किसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। लेकिन और भी रूल्स बनाए गए जिसका नाम क्या दिया गया? IFRS। ठीक है, यूएस गैप तो पता है, उधर चलेगा आपका, अमेरिका में है। फिर इंड AS, इंड AS भी कहाँ का है? इंडिया का। तो इंडिया का एक तो आपका AS आ गया, और इंडिया का एक आपका आ गया इंड AS आ गया। समझ आया या नहीं आया? बताओ समझ आया? तो मैंने अभी सिर्फ आपको क्या बताया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर यहाँ पे और भी क्या चीज़ आ गई? इंड AS भी आ गया। तो यानी कि हमें क्या ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी कि सर IFRS भी पढ़ना पड़ेगा और क्या इंड AS भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपके फाउंडेशन लेवल पे इंड AS की कोई बात नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों चीज़ें ही हैं।
एएस के हिसाब से भी अकाउंट्स बनते हैं और इंड एएस के हिसाब से भी अकाउंट्स बनते हैं। क्वेश्चन मेरा बात समझ आई? ये एक बार दोबारा बताऊं या अभी भी कंफ्यूजन है? मैं फिर भी एक बार बता देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कंफ्यूजन है। देखो, मैं सिंपल कहता हूं कि भाई इंडिया के अंदर आपको जब भी अकाउंट्स बनाने होंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं या उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। क्या उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं? अगर उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, जिस भी बिजनेस का आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो उसके सारे अकाउंट्स कैसे बनाओगे आप? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर उस पे इंड एएस एप्लीकेबल है तो आप कैसे बनाओगे उसके अकाउंट्स? एज पर इंड एएस। यानी मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो आपको दोनों पढ़ने हैं, लेकिन फाउंडेशन में सिर्फ ये पढ़ना है। अभी ये क्या हो गया, ये बताओ समझ आया? एक बार दोबारा बताऊं तो यानी आप जब इंटर में जाओगे तो आपको ये भी पढ़ना है और ये तो पूरा पढ़ना ही है, और फाइनल में भी ये भी पढ़ना है और ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किन के ऊपर एएस एप्लीकेबल है और किन के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है? क्योंकि सर हमें जब अकाउंट्स बनाने होंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई किस पे इंड एएस एप्लीकेबल है, किस पे एएस एप्लीकेबल है, तभी तो हम बना पाएंगे। बात समझ आई? यहां तक का पॉइंट समझ आया या कोई कंफ्यूजन है? बताओ। अच्छा, एक पॉइंट और आता है कि सर जब हमने इंडिया में एएस बना रखा ही है तो इंड एएस क्यों लेकर आए हैं? क्वेश्चन आया। अच्छा, मैं एक चीज और भी बता दूं आपको, इंड एएस कुछ भी नहीं है। जो आप आईएफआरएस 11th क्लास की बुक खोलना, इसमें मिलेगा आपको आईएफआरएस है। हाँ, आईएफआरएस जो है वो कुछ नहीं है, वो इंड एएस ही है। बस इंड एएस में उसको कन्वर्ज फॉर्म में लेकर आए हैं। कन्वर्ज फॉर्म मतलब इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कि, चलो मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ तभी आपको समझ आएगा। आओ हिस्ट्री पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूरोप में, ठीक है? एक्चुअल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यूरोप का मैप देख रहे हैं, ठीक है? तो यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1970 के अंदर क्या हुआ था? यूरोपियन नेशन बना था, ठीक है? ये आपको नहीं पता होगा, पता है? क्योंकि हम तो हिस्ट्री से बहुत दूर दूर तक हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे और हमारी जिंदगी अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते निकल रही है, तो ये तो बहुत दूर की बात है, कभी हमने कभी सुना हो, ठीक है? और आसपास की चीज़ें तो हमें वैसे पता नहीं होता, क्योंकि जब भी हम आसपास की चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं घर वाले कहते हैं क्या करो, पढ़ाई कर लो, ये कहते हैं ना। चलो, तो क्या हुआ 1970 के अंदर यूरोप के अंदर यूरोपियन नेशन बना और उन्होंने मिलकर क्या बनाया? एक यूरोपियन यूनियन बनाया। यानी अलग अलग कंट्रीज थी, टोटल 28 कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर क्या बनाया? अपना एक यूरोपियन यूनियन फॉर्म कर लिया। वो क्यों करा? ताकि उनके अंदर इकोनॉमी या फिर गुड्स और सर्विसेज की ट्रेडिंग ठीक तरीके से हो सके। बताओ समझ आया? और वहां पे उन्होंने एक अपनी करेंसी बना दी जिसका नाम क्या कहा उन्होंने? यूरो, जिसके अंदर यूके भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज जो थी सब यूरो यूज करती थी। जैसे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन भी इसका यूरोपियन नेशन का पार्ट था, अभी कुछ 4-5 महीने पहले बाहर निकला है वो, ठीक है? इससे बाहर हो गया यूरोपियन नेशन से। लेकिन ब्रिटेन की अपनी करेंसी है, कौन सी? पाउंड। नहीं पता? स्टर्लिंग पाउंड नहीं सुना कभी? हाँ, तो ब्रिटेन की अपनी करेंसी है। वो तो उन्होंने तो राज करा है हमारे ऊपर, तो पता होना चाहिए कि वहाँ पाउंड चलता है। तो 1970 में हुआ क्या? यूरोपियन यूनियन बना और उन्होंने अपनी एक क्या कहता है, क्या बनाई? करेंसी बनाई, यूरो। अब हुआ क्या? जब उन्होंने अपनी सारे देशों को इकट्ठा कर लिया, 28 कंट्रीज को इकट्ठा कर लिया, उनके अंदर ट्रेडिंग होनी शुरू हुई। तो जब ट्रेडिंग होगी तो सबके अकाउंट्स भी बनेंगे, और क्या सबके अकाउंट्स अलग अलग रूल के हिसाब से बनेंगे, क्योंकि हर कंट्री बोलेगी मेरा अलग रूल है, मेरा अलग रूल है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके अकाउंट सही तरीके से नहीं बन पाते। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इसलिए उनके अंदर भी स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए वो क्या लेकर आए? उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। बात समझ आई? ये एक बार दोबारा बताऊं, बताओ समझ आया? ये कब की बात कर रहा हूं मैं? वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था, ठीक है? बर्लिन वॉल गिरा दी थी ना जब, नहीं पता? ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन था। हमें अपने देश के बारे में नहीं पता इतना, तो जर्मनी के बारे में कहां से पता होगा? हिटलर को हराया गया था। चलो, तो क्या बनाया? IASC। तो यानी कि सबसे पहले अकाउंटिंग की बात किसने शुरू करी? मॉडर्न अकाउंटिंग की। वो तो एक मैंने पूरा बताया ना, क्या नाम था उसका? लूका पॉलिसी है जो भी था, तो वो तो अलग चीज है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1970 के अंदर IASC बनाया गया ताकि जितनी भी कंट्रीज हैं वो सही तरीके से क्या कर सके? अपनी अकाउंटिंग कर सके, यानी ट्रू एंड फेयर मैनर में अकाउंटिंग हो सके। उन्होंने क्या बनाया? अपना यूरोजोन बनाया, सिंगल कॉमन करेंसी बनाई जिसका नाम क्या रखा उन्होंने?
यूरो। दे क्रिएटेड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने क्या इशू करना शुरू करा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, IAS 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। दे वेर रिकमेंडेटरी, यानी कि उस टाइम ये क्या था, रिकमेंडेटरी था, यानी हर कंट्री पे मैंडेटरी नहीं था। उन्होंने कहा ये हमने इशू कर दिया है, मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो अपने हिसाब से कर लो, हम आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि जरूरी भी था, क्योंकि भाई अभी वर्ल्ड वॉर से बाहर निकले तो और आप उन पे प्रेशर नहीं बना सकते थे, नहीं तो कंट्रीज बाहर हो जाती कि भाई अपने अलग ही करेंगे, हम पे जोर जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? तो ये बात कहाँ की हुई, यूरोप की, 1970 की। फिर आगे चलते हैं, थोड़े से आगे 11 साल बाद इंडिया पे आते हैं। इंडिया में क्या हुआ, जब इंस्टीट्यूट ने 11 साल बाद देखा कि यार ऐसा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। देखो 1981 की बात कर रहा हूँ, जब हमारा देश को आज़ाद हुए थोड़ा सा टाइम हुआ था, और जब आज़ाद हुआ था उस टाइम बहुत बुरी हालत थी हमारी, शायद आपको पता हो, बहुत बुरी हालत थी। तो इंस्टीट्यूट ने देखा कि यार बहुत यूरोपियन कंट्रीज ने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और उन्होंने क्या बनाने शुरू करा, स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू करें अकाउंटिंग के ऊपर, तो क्यों ना हम भी क्या करें, स्टैंडर्ड्स बनाएं। तो आईसीआई ने क्या करा, आईसीआई ने भी क्या करा, ASB फाउंड करा, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये अभी भी है, ठीक है, अभी भी है ये। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करा, बनाया उन्होंने। दे स्टार्टेड इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट ने किसको दे रखा है, ये आईसीआई को। तो आईसीआई के अंदर कौन बनाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई यूरोप में ऐसा हो रहा है, 11 साल बाद उनको याद आया चलो हम भी कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या बनाने शुरू करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन उस टाइम ये भी क्या थे, रिकमेंडेटरी, यानी मैंडेटरी नहीं थे। आज के टाइम पे तो मैंडेटरी हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या थे, ये रिकमेंडेटरी। बोर हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इसकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो उसकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 1983 में। 1983 में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन, IOSCO, ठीक है। ये भी कहाँ की बात हो रही है, ये भी आपकी यूरोप और ब्रिटेन की बात हो रही है, ठीक है। यानी 1970 के अंदर यूरोजोन बना, उसको देख के हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, और 1983 में एक कमेटी और बनी, कमीशन बनी, जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन। ये क्या था, इसका काम था कि जो इज द इंटरनेशनल बॉडी दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर्स। मतलब क्या है, जैसे इंडिया के अंदर आपने सेबी नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका काम क्या होता है, रेगुलेट करना, स्टॉक मार्केट को मेनली रेगुलेट करना, ताकि उसके अंदर स्कैम्स ना हो, उसमें लोग अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाए, लोगों का भरोसा बढ़े उस पर, तो सेबी कंट्रोल करती है उसको। ऐसे ही उस टाइम पे ये बनाई गई, इसको वर्ल्ड की सेबी कह सकते हो, इंडिया भी इसका मेंबर है, अभी भी है ये वर्ल्ड का सेबी है। ये क्या करता था, जब यूरोप बढ़ना शुरू हुआ, यूरोप की कंट्रीज बढ़ना शुरू हुई, वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई, तो अलग अलग कंपनी के जो सिक्योरिटीज है अलग अलग जगह पे लिस्ट होने शुरू हुए, यानी खरीदे बेचे जाने लगे। उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। अब उनको कंट्रोल करने के लिए एक चीज और भी जरूरी थी कि सबके अपने जो फाइनेंशियल्स हैं, यानी उनके P&L बैलेंस शीट, वो सारे क्या होने चाहिए, एक तरीके से बनने चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड पे बनने चाहिए। अभी तक क्या था, वो स्टैंडर्ड जो बनाए थे उन्होंने, वो क्या थे, रिकमेंडेटरी थे, मैंडेटरी नहीं थे। तो इसने क्या कहा, इसने उन स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी करना शुरू करा कि भाई अगर आप हमारा पार्ट बनना चाहते हो और ग्लोबलाइजेशन का यूज करके वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहते हो, अपना जो सामान है देश के बाहर बेचना चाहते हो, वहां से खरीदना चाहते हो, तो आप हमारे मेंबर बनो। और मेंबर बनने की शर्त क्या है कि आपको स्टैंडर्ड्स मानने पड़ेंगे, यानी अपने फाइनेंशियल्स स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन इज जस्ट लाइक इंडियन सेबी, ठीक है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ IOSCO। इट हैज मल्टीपल गोल्स, वन ऑफ देम वाज बेटर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी इसका ये गोल था कि भाई हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से बने, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबके अकाउंट्स कैसे बने, ट्रू एंड फेयर। बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, कौन सा, ट्रू एंड फेयर। और वो ट्रू एंड फेयर कब होंगे, जब उनके स्टैंडर्ड एक जैसे होंगे। बताओ समझ आया, ये नहीं आया? तो अब इसने क्या कर दिया, इट्स मेंबरशिप रेगुलेट्स मोर देन 95% ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटी मार्केट इन मोर देन 130 jurisdiction. Security regulators in emerging markets account for 75% of its ordinary membership. ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या, मेन काम क्या है, दे क्रिएटेड अ फाउंडेशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ISAC। ISAC जो यूरोप में बना था, ठीक है, क्योंकि वही बॉडी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढंग से लगाने हैं,
तो भाई उसी को क्या कर लो, उठा लो। समझ आया? उन्होंने क्या करा, उसको उठा लिया और उसको क्या करा, ढंग से बनाना शुरू करा, रिस्ट्रक्चरिंग करी। एंड क्रिएटेड अ न्यू बॉडी इन ऑर्डर टू इशू स्टैंडर्ड्स सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड गिव ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स। यहां तक की बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसने क्या करा, IASC को उठा लिया और उसको रिस्ट्रक्चर करके कहा कि अब हम नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। अब ईयर 2000 में क्या हुआ, जो IASC था ना उसको बदल के क्या कर दिया, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो अभी भी है। IASC को ही कन्वर्ट करके किस में डाल दिया, IASB में। ठीक है, और इसका ऑफिस कहां पर है, लंदन में। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी बेस्ड इन लंदन। इट स्टार्टेड इशूइंग IFRS, तो यहां से बात शुरू हुई थी IFRS की। ठीक है, यानी ये क्यों करा गया है, ताकि वर्ल्ड के जितने भी कंपनीज हैं या जितने भी लोग अपने अकाउंट्स बना रहे हैं उन सब के अकाउंट्स पूरे वर्ल्ड में कैसे बने, बिल्कुल सेम तरीके से बने। अगर टाटा की कंपनी यूएस में जाके अपना सामान बेच रही है, यूके में सामान बेच रही है, तो उसके अकाउंट्स भी वैसे ही होने चाहिए जैसे यूएस की कंपनी में बन रहे हैं, जैसे यूएस की कंट्री में बन रहे हैं। बताओ समझ आया? इससे फायदा क्या होगा कि भाई एक तो सबके अकाउंट्स सेम लेवल पे आ जाएंगे, सही तरीके से बनेंगे, वही जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? और इससे क्या होगा, इससे बेटर वो होगा, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी लोगों की। मैंने मतलब इतना है कि आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी अगर आपने IFRS पढ़ लिए तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाके काम कर सकते हो क्योंकि सब जगह सेम है। बताओ समझ आया या नहीं आया? तो IFRS सबसे पहले यहां से आया। तो इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ ISAC एंड अडॉप्टेड IAS इशूड बाय IASC, और जो पहले IASC ने अपने स्टैंडर्ड इशू करे थे ना, वो भी इसने अडॉप्ट कर लिए। यानी इसने IFRS भी रखे और साथ साथ जो पुराने वाले स्टैंडर्ड थे वो भी रखे, और फिर धीरे धीरे उन स्टैंडर्ड्स को चेंज करके किस में डालते गए, IFRS में। ये मतलब वहां से निकाला, उसको ठीक करा, किस में डाल दिया, IFRS में, और वहां से उसको डिलीट कर दिया। समझ आया या नहीं आया? थक गए, बोर हो गए? मुझे लग रहा है आप तो थक गए थोड़ा, है ना? सोच रहे हो 12 2 10 हो गए, सब कब छोड़ेंगे, बस थोड़ा सा रह गया, छोड़ रहा हूँ। तो ISC जो यूरोप में था वो क्या बन गया, ISAB लंदन में आ गया। अब ईयर 2006 में आते हैं। ईयर 2006 में क्या हुआ, G20 समिट हुई, और G20 समिट के अंदर इंडिया भी क्या था, उसका मेंबर था। पता है ना, इंडिया, मैंने बताया था इंडिया बहुत जगह मेंबर है, ब्रिक्स में मेंबर है, एशियान ग्रुप्स में मेंबर है, G20 में मेंबर है, और G20 अभी इंडिया में होस्ट होने वाला है। पता है? नहीं पता? हम दूसरी दुनिया में रहते हैं, हमें नहीं पता। मैंने कहा था पढ़ के भी आना इसके बारे में थोड़ा सा। G20 समिट इस बार इंडिया में होने वाला है, और अभी कोविड की वजह से हो सकता है पता नहीं कुछ चेंजेस आ जाएं। अभी तो हो सकता है मास्क और ये सब लगाने की जरूरत भी पड़े आपको। अभी तो दिल्ली में तो गाइडलाइंस आई नहीं है, पता है आपको, ये चल रहा है इस पे। अच्छा, इतना तो घर वाले न्यूज़ देख के बता ही देते होंगे, क्योंकि आप तो मुझे लगता नहीं हो कि न्यूज़ चैनल पे बैठते होगे, कभी बैठते हो? और अगर देखते हो तो देखना मत, बिल्कुल मत देखना, बंद कर देना न्यूज़ देखना, उसमें कुछ नहीं आता, बेकार की चीज़ें आती हैं। वो छोटी सी चीज़ होगी, अगर कोई खांसी लेगा तो उसको वो कोरोना बना देते हैं, किसको भी कोरोना हो गया, उसको भी हो गया। चलो, तो दिस मींस, अच्छा पढ़ते हैं कि G20 समिट हेल्ड हुआ कब, 2006 के अंदर। देखो मैं पूरी कहानी सुनाता आ रहा हूँ कि IFRS उन्होंने लागू कर दिए, पर हमने IFRS को नहीं लिया। हमने कहा हमने तो अपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उस अकॉर्डिंग ही काम करेंगे हम तो। लेकिन G20 समिट हुई और वहां पे इंडिया भी मेंबर था, और वहां पे ये कहा गया कि भैया देखो, अगर आपको यहाँ का मेंबर बनना है और आपको वर्ल्ड ट्रेड करना है, आपको रशिया से, US से, चाइना से सबसे ट्रेड करना है, तो आपको भी अपने यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे, IFRS लगाने पड़ेंगे। अपने स्टैंडर्ड हटाओ और क्या लगाओ, IFRS लगाओ। तो इंडिया ने कहा ठीक है हम लगा लेंगे, लेकिन हम एकदम से नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान ने तो एकदम से लगा दिए थे, पाकिस्तान भी मेंबर रहा, उसने कहा कि क्या नाम है, IFRS लगाने, उसने ठीक है कल से लगा दो भाई IFRS, ऐसे ही करा था पाकिस्तान ने। ठीक है, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई देखो हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, डाइवर्सिफाई कंट्री है हमारी, और हमारी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की तो बहुत छोटी इकोनॉमी है, तो हम थोड़ा टाइम लगाएंगे और IFRS को स्टडी करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। यानी जो हमें चाहिए वो रख लेंगे, कुछ अगर इसमें हमें लगता है कि ये हमें नहीं चाहिए उसको हम निकाल देंगे। तो हमने IFRS को चेंज करा और उसको नाम दिया कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ आया ये नहीं आया? उसको हमने क्या करा, कन्वर्ज करा, कन्वर्ट नहीं, कन्वर्ज करा। और IFRS का ही नाम क्या रख दिया फिर, इंडेस। यानी IFRS और इंडेस में क्या फर्क है कि IFRS इंटरनेशनली एप्लीकेबल है, और वही IFRS को जब हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इंडिया में लगा दिया
तो उसका क्या नाम दे दिया, इंडेस। ठीक है, आज ये बात समझ आई होगी। अच्छा, IFRS और इंडेस ये होते हैं और ये यहाँ से आए हैं। ठीक है, मैंने इसकी उत्पत्ति भी बता दी आपको, ओरिजिन बता दिया कहाँ से आया है, जो आपको नहीं पता था। और ये सब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने का पार्ट है। क्योंकि कल को जब आप जाओगे और आपसे कोई, जब आप फाइनल में चले आओ, आपसे कोई फाउंडेशन का बच्चा पूछे कि भैया जरा ये बताना, दीदी ये बताना IFRS कहाँ से आया, तो आप बोले चलो चलो मैं नहीं पता, ये सब चीज़ें इनसे मत पूछो। ठीक है, ऐसे ना बोलो। ये क्या जवाब दे रहे हो? जैसे आप छोटे बच्चे को भी कहते हैं ना, जैसे 11-12 के बच्चे आपसे पूछ ले कभी, बोलेंगे ये छोड़ दे, ये नहीं आता पेपर में, जो हमें नहीं आता वो पेपर में नहीं आता। ठीक है, तो ये ना जवाब दो आप उनको। अच्छा, इतना समझ आया? चले आगे। चलो, दिस मीन्स विद माइनर और फ्यू चेंजेस टू सूट इकोनॉमिक एंड लॉज ऑफ इंडिया। हमने इकोनॉमिक, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के लॉ के हिसाब से IFRS को चेंज करा, कन्वर्ज करा और उसको क्या नाम देके लागू कर दिया, कन्वर्ज अकाउंटिंग, सॉरी इंडेस। ठीक है, कन्वर्ज IFRS या फिर इंड AS। ये कब हुआ? G20 की समिट में। इन द सेम ईयर 2006 MCA नोटिफाई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। दिस मेड AS टू बी अप्लाइड ऑन मैंडेटरी बेसिस बट ओनली टू कंपनीज। यानी कि इसी साल पे MCA मतलब मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, यानी कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो कौन बनाता है? MCA बनाता है। ठीक है, तो उसने क्या करा, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी कर दिया। याद रखना, इंडेस मैंडेटरी नहीं करें, क्या मैंडेटरी करें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो बस थोड़ा सा रह गया। चलो इतना काफी है आज के लिए, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मुझे बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई ख्याल, कोई सवाल आ रहा हो दिमाग में, मन में, बताओ। बोलो। बताओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो कि हाँ ना, नहीं सर नहीं आ रहा, सब ठीक है। या बोलो कि हाँ सर कुछ बता दो इस बारे में, या कुछ किसी और चीज़ के बारे में कुछ पूछना है। थकान हो गई, थक गए, भूख लग रही है? किस किस को भूख लग रही है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपका फुल फ्लैश के अंदर मैं शुरू करवा दूंगा। थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे। ये कराना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपका थोड़ा माइंड खुले, क्योंकि जब तक माइंड नहीं खुलेगा ना, क्योंकि आप अपना माइंड जो है वो बंद करके आए थे अभी तक, है ना। आपको ये लगा था कि पता नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा, ये कर लेंगे, ये सोच कर आए थे। तो ऐसा नहीं होता, जैसे हम सोचते हैं ना वैसे दुनिया काम नहीं करती है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि भाई दुनिया में बहुत बड़ी पिक्चर भी है जिसका आप पार्ट बनने वाले हो। अगर ढंग से पढ़ाई करोगे और ढंग से अपने नॉलेज गेन करोगे तो बहुत बड़ी दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट बनोगे। और यही रीज़न है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उन सब के CEO इंडियंस हैं, और अब तो प्राइम मिनिस्टर भी हो गए हैं, पता है। 2 कंट्रीज हैं, अभी आपको तो ऋषि सुनक का ही पता होगा, एक और कंट्री है उसका भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ही ओरिजिन का है, पता है? नहीं पता? मैं नाम भूल गया यार कंट्री का, पर एक और अभी हाल ही में बना है, कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही बना है प्राइम मिनिस्टर, वो भी इंडियन ओरिजिन है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के CEO हैं वो भी सब इंडियन है। वो अलग बात है, पराग अग्रवाल को उसने, इलॉन मस्क ने निकाल दिया, पता है? इलॉन मस्क ने जो ट्विटर खरीदा, कौन? नहीं, इलॉन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, रिचेस्ट पर्सन कब होते हैं कब नहीं होते वो भी आपको पता चलेगा, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। लेकिन ट्विटर का CEO पराग अग्रवाल था, इंडियन था, उसको उसने निकाल दिया आते ही, और अब वो CEO ढूंढ रहा है कि कोई नया CEO मिल जाए। ऐसे ही जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, गूगल से, गूगल का पापा कह सकते हो पेरेंट कंपनी, अल्फाबेट है, उसका CEO हमारा वो है सुंदर पिचाई। ठीक है, तो ये सब बने ही इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन करी है। किस तरीके से करी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पर ये मान के चलो उन्होंने जो नॉलेज गेन करी है ना, उसमें 70% पार्ट, 30% पार्ट जो है वो इंडिया में है, 70% पार्ट उन्होंने फॉरेन से पढ़ाई करी है। हमें लगता है इंडिया से पढ़ के चले गए, फॉरेन से पढ़ाई करी उन्होंने। लेकिन वही पढ़ाई आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपको दिमाग आपके खोले नहीं गए, वो ये रटवाने वाली चीज़ें कराई है। तो मैं आपको थोड़ा दिमाग भी खोलता रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखना अपना।